हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले चैप्टर का वो क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल आघूर्ण, ये हमको पढ़ना है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर बल आघूर्ण किस तरीके से लगता है, ये हमको सीखना है आज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा ठीक से समझने का है। ठीक है, जरा देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसको रखना है? द्विध्रुव को रखना है। तो पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। यहां पे ये मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो इसकी तीव्रता है इस क्षेत्र के अंदर में, वो आपको हर जगह पे कैसे मिलेगी? सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा और कहीं कम हो रही है। एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र है, वो हर जगह पे बल लगा रहा है एक जैसा। तो इसमें हमने क्या कर दिया है, किसी द्विध्रुव को रखेंगे। ठीक है, मान लो ये आपके पास माइनस क्यू आवेश है और ये आपके पास में क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये इस द्विध्रुव को क्या कर दिया है, इस क्षेत्र के अंदर में रख दिया है। इस द्विध्रुव की ये कितनी लंबाई अपन मानते हैं, ये अपन मान के चलते हैं कितनी है, 2a है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि हमको पता है कि जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में, ई वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र में मैंने तुमको बहुत पहले बताया था कि अगर ये विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, तो इसके ऊपर इस क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, एफ। ठीक है, और वो एफ लगेगा कितना? वो लगेगा इस आवेश का मान गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ बराबर क्यू ई। और अगर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगेगा वह लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये भी एफ होगा, बट ये क्या होगा, माइनस के क्यू ई। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसकी जो दिशा है वो इसके कंपैरिजन में कैसी है, विपरीत है। ठीक है, तो बस इतनी चीजों को तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है द्विध्रुव का, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू ई। हमने पढ़ा है ना विद्युत क्षेत्र की डिफाइन में कि E बराबर हमारा क्या होता है, F अपॉन क्यू। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहीं से जो F बराबर हमको मिलता है वो क्या मिलता है, Q इंटू ई। यानी एकांक आवेश पर F बल है तो पूरे आवेश पर कितना होगा, तो अपन Q का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, F की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बल कितना लग रहा है, QE। तो ये माइनस आवेश है, तो इस माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और वह कितना लगेगा, माइनस के QE। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, F इज इक्वल टू QE, और वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या देखते हैं कि F प्लस पर लग रहा है QE इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर F लग रहा है इसकी विपरीत डायरेक्शन में। तो हमको यह ज्ञात करना है कि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पूरे द्विध्रुव पर जो पूरा टोटल यानी परिणामी जो बल है वह कितना होगा। ठीक है, परिणामी कितना लगेगा, क्योंकि द्विध्रुव के प्लस की और माइनस की दोनों ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव के, तो इस पर कितना बल लग रहा है और इस पर कितना बल लग रहा है, दोनों पर लगने वाले बल, दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है उन दोनों बलों का टोटल परिणामी कितना होगा, टोटल बल कितना लग रहा होगा द्विध्रुव पर, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बल पता चलेगा तभी तो हम बल आघूर्ण निकालेंगे। अच्छा, चलो जरा देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं कि माना कि एक समान विद्युत
क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी, इसे मान सकते हैं ए और इसे मान सकते हैं अपन क्या, बी। ए बी चित्रानुसार रखा हुआ है। ठीक है, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण P, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण P, या आप इसको जिसका कर सकते हो, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E वेक्टर से थीटा कोण पर इंगित है। ठीक है, हमें पता है क्या कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हमारा क्या होता है, पी वेक्टर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये डायरेक्शन हमारी किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की, ये वाली। विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनना है, एक कोण बन रहा है। ठीक है, यानी ये थीटा कोण बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा, अभी इसको थीटा को भी समझ के रखना है। ठीक है, जब मैं कहूं ना, जब भी डायग्राम को बनाना, तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र, यहां पे विद्युत क्षेत्र के बगल में आप लिख सकते हो ई वेक्टर में क्या रखा हुआ है, एक द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है। ए भी रख दिया, किस में रख दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में। ठीक है, रखा हुआ है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से थीटा कोण पर इंगित है। ये थीटा कोण पर इंगित है द्विध्रुव, इस तरीके से। ठीक है, अतः, फिर क्या लिखेंगे, अतः द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा, जो आपका एफ नेट निकलेगा किस पर, इस द्विध्रुव पर, वह क्या होगा कि जो आपका ये है, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए 1 और इसे मान लेते हैं क्या 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, अगर हम इनका परिणामी लिखें तो क्या लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में F1 और प्लस का F2। इनकी क्या पुट कर दें, अब वैल्यू पुट कर दें। F1 की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू ई। तो जो आपका F नेट निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि जितना बल इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही बल माइनस क्यू एवरेज पर इस डायरेक्शन में है। एक बल इतना लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, दोनों बराबर हैं, तो ये आगे की तरफ गति नहीं कर पाएगा। यानी नेट जो फोर्स इस द्विध्रुव पर लग रहा है वह कितना है, 0 है। ठीक है, और इस 0 बल होने का मतलब क्या है, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर वह स्थानांतरित
स्थानांतरित गति नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना बल इस डायरेक्शन में उतना बल इस डायरेक्शन में, तो इस वजह से यह आगे नहीं जा पाएगा। ये अगर इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर बल इधर डायरेक्शन में और उतना ही लग रहा है, तो ये ऐसे करके क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये यही के यही रहेगा। बट जब ये स्थानांतरित गति नहीं कर रहा है तो क्या होगा, होगा क्या कि इस वाले बल की जो क्रिया रेखा है वह इस डायरेक्शन में है, और इस वाले बल की क्रिया रेखा कहां है, इस डायरेक्शन में। दोनों छोरों पर बराबर परिमाण का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर एक बल इसको इस डायरेक्शन में कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये आगे तो नहीं जा पाएगा, बट अपनी अक्ष पर ऐसे करके घूमेगा तो सही। ठीक है, जरा ऐसे समझो कि अगर एक बल इस डायरेक्शन को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है और एक बल इसको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, तो ये ऊपर और नीचे तो नहीं जाएगा, बट ये इस तरीके से क्या कर सकता है, ऐसे करके बल लगेगा इधर और इस पर लगेगा बल नीचे, तो ये ऐसे करके रोटेट तो करेगा अपनी अक्ष पर, क्या करेगा, इस तरीके से क्या कर सकता है, ये रोटेट करता रहेगा अपनी अक्ष पर। ठीक है, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर बल नहीं, बल जो है नेट बल जीरो है, बट नेट बल जीरो होने के बावजूद भी क्या होगा कि इस छोर पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस छोर पर लग रहा है बल इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या अलग अलग होने की वजह से इसके ऊपर एक रोटेटरी क्या लगेगा, मोशन कर सकता है ये, या हम कहें कि ये दोनों जो बलों की क्रिया रेखाएं हैं वे भिन्न होने की वजह से द्विध्रुव पर एक बल युग्म का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बलों का क्या है, एक युग्म है जो इसको अपनी अक्ष पर घुमाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना लिखो। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूं, साफ करता हूं, फिर हम आगे करते हैं इसको। लिख लिया, चलो। तो क्या होगा, एफ नेट जीरो होने की वजह से यह आगे स्थानांतरित गति नहीं करेगा, इसकी जो स्थान है ना उस स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, बट ये अपनी अक्ष पर क्या करेगा, इस नेट बल जीरो होने की वजह से घूम सकता है। क्यों, क्योंकि द्विध्रुव पर एक बल युग्म का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, आगे अपन देखते हैं। ठीक है, स्थानांतरित, इसको थोड़ा ना हटा देना इसमें से। तो देखो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, परंतु द्विध्रुव पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। ठीक है, इससे द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा। ठीक है, या बल युग्म का निर्माण होगा जिससे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ के रखना है कि एक बल जब इस डायरेक्शन में उतना ही लग रहा है और उतना ही बल जब ये नीचे की ओर लग रहा है, तो ये नीचे या ऊपर, या हम कहें कि अगर इसको एक बल इस डायरेक्शन खींच रहा है और एक ऐसे कर रहा है, तो ये ऐसे करके घूमेगा, ना कि ये आगे और पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी अक्ष पर, एक केंद्र बिंदु के एक अक्ष पर क्या कर सकता है, इस तरीके से घूम सकता है, स्थानांतरण नहीं होगा,
रोटेट कर सकता है, घूर्णन कर सकता है ये अपने अक्ष पे, ठीक है। घूर्णन कोई वस्तु क्यों करती है, क्योंकि दोनों छोरों पर इस पे क्या लग रहा है, बराबर बल लग रहा है, परंतु विपरीत दिशा में लग रहा है, और उन बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। इस पर लगेगा ऐसे और इस पर लगेगा नीचे, तो ये इस तरीके से घूमेगा। और हम जानते हैं क्या, WKT क्या, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की या बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है, बल आघूर्ण को पढ़ा है। तो जरा डायग्राम में अपन वापस आते हैं, तो देखो एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी क्रिया रेखा ये है, और एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है, ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको चाहिए, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो क्या होगी लंबवत दूरी, यही तो होगी। दोनों बलों का अगर दो बल इस तरीके से हैं तो लंबवत दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच में यही तो एक लंबवत दूरी होगी। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो है यहां से इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, यहां इस वाले पॉइंट से यहां पे हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, इसको हम बोल देते हैं क्या, O पॉइंट, ठीक है। ये बन गया क्या, 90 डिग्री। तो जो BO है वह लंबवत दूरी है F1 और F2 के बीच की। तो बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं बेटा, टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू BO। और हम F क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो F1 बराबर है F2 के, और उसको हम लिख सकते हैं क्या, F, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, F की वैल्यू तो अपन को पता है Q इंटू E है, बस हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस BO की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इसको डाल देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। तो यहां पे लिखेंगे चित्र से त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOB में ये अपने पास में क्या है, 2A, ठीक है। और अपन ये जो एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहां पे, ये जो एंगल इंडिकेट हो रहा है वह भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कोण क्या है, थीटा है यहां पे, ठीक है। ये P वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये एंगल क्या बनेगा इन दोनों के बीच का, ये थीटा कोण बन रहा है। ये हमने लिखा ना थीटा कोण पर इंगित है, तो ये थीटा कोण पर इंगित हो रहा है इस तरीके से। तो हमको 2A पता है, BO निकालना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हम इसमें लगा सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है अपना इसमें त्रिभुज में, BO बटे कर्ण क्या है, AB। तो हमको क्या चाहिए, BO चाहिए। तो BO बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू क्या है, ये AB क्या है, 2A। तो ये हो जाएगा क्या, 2A साइन थीटा, BO इक्वल टू, ठीक है। जरा इसको लिखो जल्दी से। अब अपन क्या करेंगे, इस F की वैल्यू और क्या करेंगे, BO की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखो पुट करते हैं और देखो हमारा क्या एक्सप्रेशन निकल कर आता है। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे, समीकरण 1 में F इक्वल टू QE तथा BO इक्वल टू 2A साइन थीटा रखने पर, तो टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ बराबर होगा ये, F की वैल्यू क्या है, QE, और BO की वैल्यू क्या है, 2A साइन थीटा।
ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम थोड़ा अरेंज करेंगे इसको, हम Q और 2a को एक साथ लिख सकते हैं और E sin थीटा को एक साथ, गुणा में है कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये Q इंटू 2a हम जानते हैं क्या होता है P, और ये हो जाएगा क्या E sin थीटा। यहां पे लिख सकते हो, चूंकि आप जानते हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, इसलिए ये आया PE sin थीटा। अब जरा देखो, ये P जो है ये भी सदिश है, और ये जो E है ये भी एक सदिश राशि है, दोनों सदिश है, और साथ में क्या लगा हुआ है साइन थीटा। तो आपने 11th क्लास के अंदर में आपने पढ़ा था A क्रॉस B बराबर, आपने क्या पढ़ा था ए बी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है कि ए बी में जब साइन थीटा लगा है तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होता है, क्रॉस होता है। अगर ये होता ए बी कॉस थीटा तो यहां पे क्या कहते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन आता है। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगर सदिश रूप में, ये तो अपने पास में हो गया इसका परिमाण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और इस टाउ को लिखना हो अपन को सदिश रूप में, सदिश रूप में बल आघूर्ण, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होगा क्या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, जरा एक बार इसको देख लो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखो। तो देखो मैं शुरू से एक बात और आपको रिवाइज करा देता हूं कि एक द्विध्रुव को हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा, तो जो प्लस का आवेश है और जो माइनस का क्यू आवेश है, इसको इस तरीके से लिखो, यहां पे क्या है माइनस क्यू आवेश और यहां पे क्या है प्लस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश इस तरीके से रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश यहां पर है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। दोनों बल बराबर हैं, इस वजह से जो नेट फोर्स होगा एफ नेट जो निकल कर आएगा वो आपका जीरो निकल कर आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जीरो आने की वजह से, जरा एक मिनट रुकेंगे अपन, हाँ, तो एफ नेट आपका क्या आएगा, ये जीरो निकल कर आएगा, एफ नेट बराबर जीरो निकल कर आएगा। इसकी वजह से ये स्थानांतरण गति तो नहीं करेगा, बट क्या करेगा, ये अपने अक्ष पर रोटेट करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, बस हमें इसी रोटेशन को तो निकालना है, ये जो घूर्णन करेगा अपनी अक्ष पर, इसी को हमें तो क्या करना है, ज्ञात करना है, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ठीक है, वीडियो को रिवर्स करना है, एक बार और देखना है वीडियो को, तब आपको ये पूरा डेरिवेशन क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब क्या करते हैं कि इसको मान लो कोई समीकरण दे देते हैं दो। अब हम क्या करते हैं, कुछ केस पढ़ते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू को अगर चेंज करें तो टाउ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो केस नंबर 1, अगर थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तब तो टाउ बराबर क्या होगा पीई साइन 0, और टाउ बराबर क्या निकल कर आएगा 0। ये वाली जो स्थिति है यह है द्विध्रुव की साम्यावस्था की स्थिति है। ठीक है, कब,
जब इसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका मान क्या हो, शून्य हो। थीटा बराबर 0 डिग्री होने का क्या मतलब है कि अगर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र जो थीटा जो होता है वो किस किस के बीच है, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, जो पी है और ई है इनके बीच का कोण है। अगर ये द्विध्रुव यहां पे इस तरीके से रखा है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये इस तरीके से रखा है तो उसका मतलब ये थीटा है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसे करके आ जाएगा, इस रेखा में आ जाएगा, तो दो थीटा घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है अपने पास में, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है, यहां पे ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो इस पर बल लगेगा इधर F1 और इस पर बल लगेगा इधर F2। दोनों बल कैसे हैं, बराबर है, एकदम सीधे। क्रिया रेखाएं भी दोनों की क्या है, समान है। इस वजह से टाउ बराबर भी क्या होगा, 0 होगा इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि कोई कोण बन ही नहीं रहा है। अगर क्रिया रेखाएं समान हो जाती हैं किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल युग्म की वजह से क्या होता है, बल आघूर्ण लगता है। कब लगेगा, जब क्रिया रेखाएं भिन्न होंगी। इस केस में क्या हो गया, दोनों की क्रिया रेखाएं सेम हो गई, इसलिए बल आघूर्ण नहीं लगेगा। और दूसरी कंडीशन से आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, कि जो ई वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में है और पी वेक्टर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, थीटा बराबर 0 बनेगा, इसलिए टाउ बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, ये अपने पास में क्या है, केस नंबर 1। अभी अपन क्या देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। अगर थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। तो जो केस नंबर 2 होगा सेकंड, तो इसको हम देखते हैं, अगर थीटा बराबर 100 डिग्री हो तब, जब थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री, तब टाउ बराबर क्या होगा, पीई साइन थीटा, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 180, और टाउ बराबर भी आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर इस तरीके यहां पे माइनस क्यू आवेश था, यहां पे प्लस क्यू आवेश है द्विध्रुव का, 180 डिग्री अभी क्या बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई वेक्टर इधर पी वेक्टर भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा बराबर क्या बन रहा है, 0 डिग्री। अगर इसको उठा के ऐसे करते करते घुमाते हुए ऐसे आ जाए, ये इस तरीके से है, इसको ऐसे कैसे करते करते घुमाते हुए आओ और उसको इस डायरेक्शन रख दो, तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का। तो मतलब ये किस तरीके से रखा हुआ है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा पहली वाली कंडीशन के। ये रखा हुआ है आपका प्लस क्यू आवेश और ये रखा हुआ है क्या, माइनस क्यू आवेश। तो इस पे जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इस पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो ये जो कंडीशन है द्विध्रुव की, वह कैसी कंडीशन होगी, ये जो कंडीशन होगी वह अस्थायी की होगी। इस कंडीशन में ये जो द्विध्रुव होगा वो स्टेबल नहीं होगा, एक उसी रेखा में रखा हुआ नहीं रहेगा। तो थीटा और टाउ बराबर अगर हमारा 0 डिग्री है, कब, जब साइन कितना है 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या है 180 डिग्री, तब ये जो कंडीशन है ये वाली, ये क्या है, ये द्विध्रुव की अस्थाई अवस्था है। क्या है ये, द्विध्रुव की अस्थाई अवस्था है। नेक्स्ट केस, एक और केस पढ़ते हैं अपन, क्या, केस नंबर 3। जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तब टाउ बराबर क्या होगा, पीई साइन थीटा है, तो टाउ बराबर पीई साइन 90, और टाउ बराबर क्या मिलेगा, पीई मिलेगा। ये क्या है, अधिकतम, या हम कह सकते हैं द्विध्रुव पर
अधिकतम बल आघूर्ण की अवस्था। इस कंडीशन में द्विध्रुव पर क्या लगेगा, अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। क्यों? क्योंकि जो साइन 90 जो होता है, साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है वह कौन से डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। अगर साइन जो है हमारा अगर 90 डिग्री मैक्सिमम है तो टाउ ही हमारा क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, इस वाले केस में तो तीनों केस हमने पढ़ लिए। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, और जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो साम्यावस्था में रहेगा, एकदम संरेखित रहेगा, उसके ऊपर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अगर 180 डिग्री होगा तब भी हमारा टाउ बराबर तो 0 होगा, बट ये अनस्टेबल की कंडीशन में रहेगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि द्विध्रुव हमारा किस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, और ये कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पर बल लगेगा किधर, इधर। ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। ये दोनों कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम ऐसे करके। जब बल एक इधर है और दूसरा इधर है तो एकदम से क्या लगेगा इसके ऊपर, मैक्सिमम बल आघूर्ण लगेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगर टाउ जो निकाला है अभी हमने, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। परिमाण तो हम इसको देख चुके हैं, सदिश रूप में भी लिख चुके हैं। इसकी दिशा को और देख लेते हैं कि दिशा क्या है, कैसे निकालेंगे अपन इसकी। तो देख लो, एक पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है इसकी दिशा के लिए। बल आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी। अगर मान लो ये P वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर, तो जिस भी तल में E और P होंगे उसके तल के लंबवत हमारी किसकी दिशा होगी, टाउ की दिशा होगी। ये जिस तल में है, मान लो ये बोर्ड पर ये दोनों है, एक E वेक्टर और P वेक्टर, ये वाला तल है, तो इस वाले तल के लंबवत क्या होगा, ये। ठीक है, और लंबवत को हम ऐसे दिखा तो नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं इस पूरे तल के लंबवत। ये लाइन इस तरीके से है, तो ये जो दिशा होगी वह किसकी दिशा होगी, टाउ वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, ये क्या है, टाउ वेक्टर की दिशा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा बल आघूर्ण की दिशा P वेक्टर तथा E वेक्टर के तल के लंबवत होती है। और इसे ज्ञात कैसे कर सकते हैं, इसे हम दक्षिणावर्ती पेच नियम या स्क्रू, या ऐसे कर सकते हैं, यहां पे स्क्रू कर लो, स्क्रू नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मान लो जो इसके टॉप पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, वो द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर इस पॉइंट को यहां पे रख के अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाएं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाएं, तो जो स्क्रू का जो पॉइंट होगा वह जिस डायरेक्शन में आपको प्राप्त होगा, अगर पेज को खोलोगे या तो अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की ओर खुलेगा। ठीक है, तो जिधर पेज खुलेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ये आघूर्ण होगा। या अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ इतना समझो कि ई वेक्टर तथा पी वेक्टर के तल के लंबवत क्या होगा, टाउ होगा। ठीक है,
तो हमारा ये क्या है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वह कितना होता है। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है क्या कि पीई बराबर, वो सॉरी टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा क्या होता है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है इतना। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसमें कमेंट करना मेरे को। अगर उसके बावजूद भी, पहले तो आप एक काम करना है, इस वीडियो को ना दोबारा से रिवाइज करके देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इस चीज को और डिटेल में समझा दूंगा। एक बात और, अभी अपन को क्या करना है कि यहाँ पे ये चैप्टर 1 क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया है। अभी अपन को करना है कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इस चैप्टर के बेस्ड पर जितने भी डेरिवेशन हमने किए हैं, उन सभी डेरिवेशन के बेस्ड पर हम एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, सब पे जब हम एग्जांपल करेंगे तो हमारे कंसेप्ट जो हैं और भी अच्छे हो जाएंगे और हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उस वीडियो में, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जितना भी चैप्टर में कराया, जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को एकदम अच्छे तरीके से रेडी कर लो। अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस ग्रुप में नहीं, आप पर्सनली व्हाट्सएप पर किसी पर भी मैसेज करके बोल सकते हो, पेज पर लिखकर कि सर हमको ये वाली एक समस्या, इस समस्या का जरा समाधान करिए। ठीक है, तो वो मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, कल जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स को करेंगे चैप्टर 1 के। ठीक है, चलिए।